वी से राव वीरेंद्र सिंह। वी से विशाल पार्टी, हरियाणा विशाल पार्टी का गठन 1967। वी से विधानसभा अध्यक्ष, पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष। वी से वाड़ी, जन्म हुआ इनका रेवाड़ी। हरियाणा में कुल मंडल है 6। फ्री का घर, फरीदाबाद, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। हिसार में अलग से जींद है जो याद करने का है। रोहतक में अलग से चरखी दादरी और भिवानी। अंबाला में अलग से कुरुक्षेत्र है और करनाल में कैथल है। फरीदाबाद में नूह, पलवल, फरीदाबाद। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा मंडल हिसार, जनसंख्या भी हिसार मंडल की सबसे ज़्यादा। एरिया सबसे छोटा फरीदाबाद मंडल का है और जनसंख्या सबसे कम गुरुग्राम मंडल की है। सबसे ज़्यादा ज़िले रोहतक मंडल में हैं, 5 ज़िले हैं और सबसे ज़्यादा वन है अंबाला मंडल में, क्योंकि अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर इधर वन अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन सिरसा, कपास भी सबसे ज़्यादा सिरसा में, चावल मैक्सिमम करनाल में और गन्ना यमुनानगर में। 80 से 81% हरियाणा की भूमि जो है वो कृषि करने लायक है और 70% जनसंख्या हरियाणा की कृषि पर निर्भर करती है। मैक्सिमम गेहूं सिरसा में, चावल करनाल में, गन्ना यमुनानगर में, कपास भी सिरसा में, महेंद्रगढ़ बाजरे और सरसों में आगे है, भिवानी चने और जौ में आगे है, मक्का पंचकुला में सबसे ज़्यादा होता है और ज्वार रोहतक में। रै से रबी, अक्टूबर में रै लास्ट में, नवंबर में रै लास्ट में, तो रबी की बुआई अक्टूबर नवंबर। जायद यानी पानी वाली फसलों को देखते तो इनकी बुआई मार्च में और मई जून में इनकी कटाई। ज़्यादातर ये फसलें होती हैं जिनके नीचे या ऊपर मात्रा लगती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, भिंडी, ककड़ी, इन सब में मात्रा लगी हुई है। रबी की हो गई रै से रबी, अक्टूबर नवंबर, लास्ट में रै आ रहा है। आषाढ़ी फसल भी कहते हैं इनको और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है। अक्टूबर नवंबर में हमारे को पता है बीजी जाती है गेहूं और सरसों, इससे अलग चना, मटर। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। चावल, गन्ना, कपास, बाजरा, मक्का ये ज़्यादातर आएंगे, ना जिनके ऊपर मात्रा है ना जिनके नीचे मात्रा है, ये खरीफ की फसलें आएंगी। हरियाणा का सबसे बड़ा शिक्षक पुरस्कार हो गया राज्य शिक्षक पुरस्कार। सबसे बड़ा कृषि पुरस्कार हो गया चौधरी देवीलाल कृषि पुरस्कार। सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार सूर सम्मान। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार और श्रम या उद्योग पुरस्कार मुख्यमंत्री रतन पुरस्कार। हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व, अंबाला में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व, जींद में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई, हिसार में पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई, फरीदाबाद में। बहादुरगढ़ का पुराना नाम था सराफाबाद, कुरुक्षेत्र का श्रेयावत, महेंद्रगढ़ का कन्नौड, एलनाबाद का खड़ियल, नारनौल का नर राष्ट्र और महम का महेश, कैथल का कपिस्थल, सोनीपत का स्वर्णप्रस्थ, साढौरा का साधुराह, पिंजौर का विराटनगर, हांसी का असिका या असीगढ़, सिरसा का शरिशिकम या सरिस्का या सरस्वती। जनमेजय का संबंध था सफिद्दों से और परीक्षित राज्य की राजधानी थी असंध। सफिद्दों का पुराना नाम सरपतमल भी है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान 1978 में बना और करनाल में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान 85 में बना, हिसार में है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान 85 में बना, करनाल में है। अश्व अनुसंधान संस्थान 86 में बना, हिसार में है। जबकि पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान नेशनल लेवल का ये फरीदाबाद में है और 1988 में बना। राजा नाहर सिंह या म्यूर स्टेडियम ये फरीदाबाद में है। महावीर स्टेडियम हिसार में है। वचेर स्टेडियम मधुबन करनाल में है। झज्जर में है महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम, जिसका नाम पहले जहांरा स्टेडियम था। एकलव्य स्टेडियम और अर्जुन स्टेडियम ये जींद में है। बिल्ट के नाम से स्टेडियम यमुनानगर में है। तेजली स्टेडियम भी यमुनानगर में है। महाराजा सूरजमल स्टेडियम कैथल में है। भीम स्टेडियम भिवानी।
ए टू जेड सारे क्लियर करवा दूं? चलो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करवा देते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे भाई। चलो देखते हैं, यहाँ लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ, ये वाला हो जाएगा। दिखाई दे रहा भाई? ये अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा भाई देखने में, ताकि इसको थोड़ा बड़ा कर सके हम। 1 सेकंड का समय लूंगा मैं आपका, रिक्वेस्ट है सभी से। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, लगभग जितने जो इंपॉर्टेंट सारे के सारे तीर्थ स्थल है हरियाणा के अंदर, वो सारे मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ भाई। ध्यान से देखिएगा, कैथल के अंदर कौन कौन से तीर्थ रहने वाले हैं वो फटाफट से हम देख लेते हैं भाई। तो कैथल के अंदर रहने वाले हैं 11 रुद्री तीर्थ भाई, वृद्ध केदार तीर्थ, तो ये कैथल के इंपॉर्टेंट तीर्थ है सारे के सारे। मानुस तीर्थ भाई, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। लवकुश तीर्थ जो मुंदरी गांव के अंदर है भाई, श्री तीर्थ जो कासन गांव के अंदर है, कसान गांव के अंदर। श्रृंगी ऋषि तीर्थ ये संगण गांव में है भाई। कपिल मुनि तीर्थ ये कलायत में है, और फल्गु तीर्थ ये फल में है। फल्गु मेला भी लगता है, फल्गु मंदिर भी है, जो भी आप मान सकते हो। तो ये सारे के सारे राइट हो जाएंगे भाई। तो कैथल में कौन कौन से होंगे देखो, 11 रुद्री तीर्थ, वृद्ध केदार तीर्थ, मानुस तीर्थ, लवकुश तीर्थ, श्री तीर्थ, श्रृंगी ऋषि तीर्थ, कपिल मुनि तीर्थ, या फिर आगे फल्गु तीर्थ भाई। ये सारे के सारे जो 360 तीर्थ बताए गए हरियाणा के अंदर है। ये कुरुक्षेत्र की जो पौराणिक सीमा 48 कोस बताई गई है, उसके अंदर जो तीर्थ पाए जाते हैं, उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थ जिलों के हिसाब से मैंने लिखे हैं, और वही मैं आपको करवा रहा हूं भाई, ठीक है। तो ये देखिएगा, 11 रुद्री तीर्थ हो गया, वृद्ध केदार, मानुस तीर्थ, लवकुश तीर्थ, श्री तीर्थ, श्रृंगी ऋषि तीर्थ, कपिल मुनि तीर्थ, ये सारे कहां है? ये कैथल के अंदर है। अब कुरुक्षेत्र के अंदर देख लेते हैं भाई, सरस्वती तीर्थ भाई। सरस्वती तीर्थ पेवा के अंदर भाई। सप्त सारस्वत तीर्थ मांगना के अंदर है। प्राची तीर्थ पेवा के अंदर है। आपका तीर्थ आपका में हो गया, अरुणाई अरुणाई में है। ब्रायोनि तीर्थ पेवा के अंदर है। नाभि कमल तीर्थ ये भी थानेसर के पास हो गया। विषम कुंड हो गया नरकात्री में। सन्निहित तीर्थ जो विष्णु का स्थायी निवास बताया गया है, सन्निहित सरोवर, ये सारे के सारे कहां होंगे भाई? ये हो गए कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। जींद में देख लेते हैं, एक हंस तीर्थ, पुष्कर तीर्थ भाई, अश्वनी कुमार तीर्थ, हटकेश्वर तीर्थ, जहां पृथ्वी के 68 तीर्थों की शक्ति निहित है एक जगह, तो वो हो गया हटकेश्वर हाट गांव। रामहद तीर्थ, भूतेश्वर तीर्थ, ये सारे किसमें है? जींद के अंदर है भाई। करनाल में कौन से है? मिश्रिक तीर्थ जो नीसिंग में है, परासर तीर्थ जो बहलोलपुर में है, आहन तीर्थ, व्यासतली जिसको बस्तली के नाम से जाना जाता है, धनक क्षेत्र ये असंध में है भाई, ठीक है, धनक क्षेत्र तीर्थ। तो ये सारे के सारे क्या हो गए भाई? जैन विद्वान लोहाचार्य अग्रोहा में रहते थे और अग्रोहा और रोहतक में प्रचार करते थे। अग्रगण राज्य के सिक्के बरवाला से भी मिले हैं। वैश्य समाज का उद्गम स्थल अग्रोहा को माना जाता है। मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है पीर नौगजा की मजार पर, जो कल्याण गांव में कुरुक्षेत्र में है। नौगजा नौ बजा तो घड़ी से रिलेटेड है। ज्योतिसर सरोवर कुरुक्षेत्र में है। स्थानवेश्वर महादेव मंदिर ये भी थानेसर में है। और चंडीगढ़ में बगीचों का त्यौहार 1997 से मनाया जाता है। रामायण के श्लोक लिखी हुई कुछ चीज़ नचारखेड़ा चिन्ह से मिली है। शुंगकालीन फलक सुध यमुनानगर से मिले हैं। शुंग सुध समुद्रगुप्त और कुषाण के सिक्के या मुद्राएं मित्तातल से मिले हैं। हर्षकालीन लाख मुद्राएं और 1200 यूनानी बैक्टीरियाई ये सोनीपत से मिले हैं। और शेषया पर लेटे विष्णु की मूर्ति ये फिजलपुर सोनीपत से मिली है। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति अग्रवाल से मिली है। और सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति ये बनी है ये मिली है अमीन गांव थानेसर कुरुक्षेत्र से। विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी झज्जर से प्राप्त हुई है। बलराम की मूर्ति रोहतक से मिली है। लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा हरनौल से मिली है। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कोकराकोट रोहतक से मिले हैं। कुषाण कालीन मूर्तियों के मुख्य केंद्र रोहतक रहा है। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ भी रोहतक ही होगा। मिट्टी के खिलौने तथा प्राकृतिक काल वन बनावली से मिला है। फतेहाबाद से जैन मूर्तियाँ हांसी और रानिया से। सिक्के ढालने के साक्षी काकराकोट और औरंगाबाद से। एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति पेवा से मिली है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा अंबाला में होती है। औसत वार्षिक वर्षा हरियाणा में 40 से 60 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर है। सबसे ज़्यादा वर्षा हरियाणा का चेरापूंजी जिसे कहा जाता है छछरौली यमुनानगर में होती है। और सबसे कम वर्षा लोहारू नामक स्थान में होती है भिवानी में। और सबसे ज़्यादा एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो उत्तर पूर्व में सबसे ज़्यादा वर्षा, दक्षिण पश्चिम में सबसे कम वर्षा। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला ज़िला अम्बाला, सबसे कम वर्षा वाला ज़िला सिरसा, उससे कम हिसार, उससे कम सबसे कम सिरसा, फिर हिसार, फिर महेंद्रगढ़। करवा दिए भाई, हो गया सभी का यहाँ पॉइंट छूटे। देखो भाई, राज्य में सबसे ज्यादा ठंडा व गर्म स्थान नारनौल है, ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए लिख दिया नोट करके। राज्य में औसतन वर्षा 45 सेंटीमीटर या फिर 40 से 60 सेंटीमीटर। राज्य में सबसे ज्यादा औसतन वर्षा वाला जिला अंबाला, सबसे कम वर्षा वाला जिला सिरसा। राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र उत्तरी पूर्वी क्षेत्र 200 से 300 सेंटीमीटर। शिवालिक क्षेत्र में जो वर्षा होती है 110 से 130 सेंटीमीटर होती है, ठीक है भाई। राज्य में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र 25 से 35 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हरियाणा में वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए जो त्योहार है, ये प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है, वो तीज भाई। वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए त्योहार, तो वो कौन सा त्योहार है? वो तीज त्योहार है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान छछरौली यमुनानगर, इसको हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं, यमुनानगर में पड़ता है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लोहारू भिवानी में। तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं जो बबैन खंड कुरुक्षेत्र के अंडर, बापोली पानीपत के, धारुएडा रेवाड़ी और हसनपुर खंड पलवल के अंडर आता है।
प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। ये ग्राम पंचायत के बारे में है कि सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत किस जिले में है, यमुनानगर में, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत यमुनानगर, सबसे कम फरीदाबाद। नगरों के बारे में पूछ ले तो सबसे ज्यादा नगर अंबाला में, और सबसे कम नगर अगर पूछ लिया जाए तो सबसे कम नगर कहां है, फरीदाबाद के अंदर, ठीक है भाई। तो लगभग 950 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व में माना जाता है कौरव और पांडवों के बीच हुआ। किन किन के बीच हुआ? कौरव है पांडवों के बीच, पांडवों के बीच। जीता कौन भाई? ठीक है, जीते कौन? पांडव जीते। युद्ध कहां हुआ? कुरुक्षेत्र पर। युद्ध कहां हुआ? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। कितने दिन चला? 18 दिन चला। कितने दिन चला भाई? 18 दिन चला। तो ये तो था भाई पहला फैक्ट भाई, ठीक है, पहला। उसके बाद में हम सीधे कहां आ जाते हैं भाई? इस युद्ध के बाद हम सीधे आ जाते हैं तराइन के पहले युद्ध पर। फिर हम कहां आ जाते हैं? तराइन का पहला युद्ध। तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ भाई? तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, ठीक है भाई। ये युद्ध किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है भाई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं मोहम्मद गोरी के बीच, एवं मोहम्मद गोरी के बीच। तो इसमें कौन जीता? आप सभी को ज्ञात है भाई, पृथ्वीराज चौहान की तरफ से, ठीक है भाई। हरियाणा का राज्यपाल था गोविंद राय, ठीक है भाई। हरियाणा का राज्यपाल कौन था? गोविंद राय। इस गोविंद राय ने क्या किया भाई? हरियाणा का राज्यपाल, इस गोविंद राय ने क्या किया भाई? इस मोहम्मद गोरी के छक्के छुड़ा दिए भाई, ठीक है। तो जीत किसकी हुई भाई? तो इसमें जीत हुई पृथ्वीराज चौहान की। जीत किसकी हुई भाई? इसमें जीत हुई पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। दूसरा युद्ध फिर किस किसके बीच हुआ? तराइन का, तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो हुआ भाई किस किस के बीच में? वो हुआ सेम इन्हीं के बीच में भाई, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज व गोरी के बीच में, ठीक है भाई। किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज व गोरी के बीच में। अब की बार कौन जीता? अब की बार जीत गया भाई मोहम्मद गोरी। क्यों जीता? क्योंकि मोहम्मद गोरी का साथ किसने दिया था? जयचंद ने दिया था। किसने दिया था भाई? मोहम्मद गोरी का साथ जयचंद ने दिया था, ठीक है भाई। यहां तक चीजें क्लियर। महाभारत का युद्ध कब हुआ? 950 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व। कौरव व पांडवों के बीच कितने दिन चला? 18 दिन। कौन जीते? पांडव जीते। कहां हुआ? कुरुक्षेत्र में। तराइन का पहला युद्ध 1191 में किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें क्या हुआ भाई? हरियाणा का जो राज्यपाल था गोविंद राय था, वो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से गया और इसने मोहम्मद गोरी के छक्के छुड़ा दिए भाई। जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें कौन जीता? मोहम्मद गोरी, क्योंकि मोहम्मद गोरी का साथ किसने दिया था? जयचंद ने दिया था। इसलिए कहावत है ना, तुमने देखा होगा कि है कोई जयचंद, ठीक है, जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो जयचंद की जो कहावत है वो यहीं से निकली है। इससे आगे देखते हैं भाई। इसके बाद में तराइन का तीसरा युद्ध भाई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो बच गया, नेक्स्ट क्या आ गया भाई? तराइन का तीसरा युद्ध। तो तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ भाई? तराइन का तीसरा युद्ध, जो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ भाई वो 1215-16 ईस्वी में हुआ भाई। कब हुआ? 1215-16 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच हुआ? इल्तुतमिश और इल्तुतमिश यल्दौज के बीच। किस किस के बीच में हुआ? इल्तुतमिश और ताज अल दीन यल्दौज के बीच। इसमें कौन जीता भाई? इसमें जीता इल्तुतमिश। जीता कौन? जीत मिली भाई इल्तुतमिश को, ठीक है भाई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? पानीपत का प्रथम युद्ध भाई, प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? फटाफट से कमेंट करके बताइए भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? एक्चुअल फैक्ट बताना भाई, जो भी बच्चा बताए। बहुत बढ़िया भाई। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1556 को हुआ था। कब हुआ था? 1526 को, सॉरी 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था भाई? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर भाई। जीत किसकी हुई थी भाई? बाबर धार जो था वो बनने वाला था, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली यही पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं भाई। पानीपत का द्वितीय युद्ध है, ये कब हुआ भाई? 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। ये किस किस के बीच हुआ? ये अकबर व हेमू के बीच। किस किस के बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। इसमें कौन जीता? अकबर जीता। अकबर का संरक्षक कौन था भाई? जो युद्ध में एक प्रकार से अकबर का संरक्षक था, तो अकबर का संरक्षक था बैरम का। हेमू हार गया। उसके बाद में, ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे सर 5 नवंबर 1556। लो भाई 5 नवंबर लिख दिया तो भाई। इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध। तो करनाल का युद्ध कब हुआ भाई? करनाल का युद्ध हुआ 24 फरवरी। चलो अब तो डेट लिखनी पड़ेगी वरना तुम जीने नहीं दोगे। 1739 को, ठीक है भाई। ये किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। किस किस के बीच में हुआ भाई? मोहम्मद शाह रंगीला भाई। अब रंगीला वर्ड और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। इसमें कौन जीता था? इसमें नादिर शाह जीत गया था। और जीतने के बाद ये क्या लेके गया भाई? मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ये अपने साथ ले गया भाई, ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला का साथ किसने दिया था? तो इस युद्ध में इसका साथ दिया था राव बालकिशन ने। किसने दिया था इसका साथ? राव बालकिशन ने इसका साथ दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी नादिर शाह जीत गया था। उसके बाद आता है पानीपत का तीसरा युद्ध। उसके बाद क्या आता है? पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और किन के बीच हुआ था? मराठों के बीच में सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव भाऊ, ठीक है भाई। मराठों के बीच इसमें कौन जीता था? इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था भाई। ये कब हुआ था? ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था भाई, ठीक है भाई। इसके बाद एक युद्ध और एग्जाम में पूछा गया था, नारनौंद का युद्ध। नारनौंद का युद्ध। तो जो ये नारनौंद का युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये नारनौंद का युद्ध हुआ था 1799 में। ये किस किस के बीच हुआ था? ये जॉर्ज बीच। समझ में आ गया भाई यहाँ तक? तो ये सारे के सारे युद्ध थे A to Z जो मैंने कवर करवा दिए भाई, ठीक है। हो गया भाई सभी का? किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? पंचकूला में 2 और दादरी में भी 2, ठीक है। ज्यादा विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंदर है? तो सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र है हिसार के अंदर 7। सबसे कम विधानसभा क्षेत्र है पंचकूला में 2 और दादरी में भी 2, ठीक है भाई। सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जो क्षेत्रफल में है वो है लोहारू। सबसे छोटा क्षेत्रफल में है बलरामगढ़। यहाँ से प्रश्न आया था भाई कंपेटिटिव एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में। सबसे बड़ा आरक्षित विधानसभा जनसंख्या में रतिया। सबसे छोटा आरक्षित जनसंख्या में खरखोदा। ये ध्यान रख लेना, ये आरक्षित की बात हो रही है।
सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जनसंख्या में कौन सा हो गया? बादशाहपुर। और सबसे छोटा कौन सा हो गया जनसंख्या में? नारनौल। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा भाई, ये भाई 1990 में कितनी हो गई? 1970 में कितनी हो गई? 90। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले भाई, एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए जितने भी थे। 1987 में इसकी शुरुआत करने वाले थे भाई चौधरी देवीलाल जी। कौन थे भाई? चौधरी देवीलाल जी। बुढ़ा तक किसी का पूछ लियो, ये कहोगे कि हमारी पेंशन तो ताऊ शुरू कर गया था, ताऊ देवीलाल। ठीक है, तो ये था। इसके अतिरिक्त किसान मुजरा आंदोलन, किसान मुजरा आंदोलन, इस किसान मुजरा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया भाई? इस किसान मुजरा आंदोलन का नेतृत्व करने वाले भी कौन थे? चौधरी देवीलाल जी। इसके अतिरिक्त न्याय युद्ध का नेतृत्व करने वाले कौन थे? न्याय युद्ध, इसका नेतृत्व करने वाले भी कौन थे? चौधरी देवीलाल जी। इसके अतिरिक्त 1942 में गिरफ्तारी दी, भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या दी इन्होंने? गिरफ्तारी दी भाई। ये सारे के सारे फैक्ट इन्हीं से रिलेटेड है। बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की 1987 में, किसान मुजरा आंदोलन का नेतृत्व किया, न्याय युद्ध जो 1986 में स्ट्रगल भी बोला जाता है इसको, स्ट्रगल वॉर, उसका नेतृत्व भी किया 1986 के अंदर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी दी। इनको किंग मेकर, ताऊ जननायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, 2 बार ये क्या रहे हैं? उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, 2 बार उप प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, 2 बार उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है भाई, इनका जो टाइम पीरियड है आप सभी को पता है 1915 से लेके 2001 तक रहा, यानी जन्म 1915 और मृत्यु 2001 में हुई। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। एक बहुत ही रोचक फैक्ट और मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं। सन 1952 की बात है भाई। ठीक है, जब आपको पता है पहले आम चुनाव हुए थे तो हरियाणा और पंजाब संयुक्त विधानसभा होती थी, तो उस समय हरियाणा क्षेत्र से जो हरियाणवी जिसमें बात जो बागड़ी बोली बोली जाती थी या जो हिंदी बोली का क्षेत्र था, 38 विधायक चुने गए। तो इन्होंने क्या किया भाई, जो चौधरी देवीलाल जी थे, ये अपने भाषण पंजाबी क्षेत्र में बागड़ी बोली में देना स्टार्ट कर दिया। तो पंजाबी विधायकों को या उनकी जनता को कुछ समझ नहीं आता था, तो इसका विरोध करते थे। तो इन्होंने कहा कि तुम विरोध क्यों करते हो, हमारा हरियाणा अलग बना दो। तो इसी बात को लेकर इन्होंने उत्तर प्रदेश के विधायकों को साथ लेकर, कुल 125 विधायकों को साथ लेकर, उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे जीबी पंत, उनको एक पत्र सौंपा था अलग हरियाणा की मांग को लेकर। और ये अलग हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या रहे हैं? ये अलग हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। समझ में आ गया भाई? चीजें क्लियर? तो ये सारे के सारे फैक्ट इन्हीं के बारे में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया यहाँ से हरियाणा के अंदर पंडित नेकीराम जी। ठीक है, और चौधरी बंसीलाल जी को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। ठीक है भाई, हरियाणा का लौह पुरुष भी कहते हैं, विकास पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, और पंडित नेकीराम जी याद रख लेना, हरियाणा में होम रूल जो लीग थी उसके प्रमुख नेता थे पंडित नेकीराम जी। हो गया भाई यहाँ तक? चीजें क्लियर? लोकायुक्त अधिनियम प्रभावी कब हुआ? 27/1/2003 से। वैसे अधिनियम 2002 में आ गया था, लेकिन प्रभावी कब हुआ? 27/1/2003। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम प्रभावी कब हुआ? 27/1/2003 से। वैसे अधिनियम 2002 में आ गया था, लेकिन प्रभावी कब हुआ? 27/1/2003 से ये प्रभावी हुआ था। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ 18 नवंबर 1943 को। कब गठन हुआ? 18 नवंबर 1993 को। सॉरी 43 निकल गया था, 18 नवंबर 1993 को। राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। राज्य महिला आयोग का गठन हुआ 20 दिसंबर 1999 को। एचपीएससी का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। ठीक है भाई, एचएसएससी का गठन हुआ 28 जनवरी 1970 को। और हरियाणा में प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ 31 मई 1994 को। ये प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, 97 में या फिर 1969 में। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब देंगे भाई। बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलो यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं भाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए भाई, मेवात विकास बोर्ड, मेवात विकास बोर्ड, तो मेवात विकास बोर्ड का गठन हुआ 1980 में। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन हुआ 1968 में। शिवालिक विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 1993 में। 1969 में क्या हुआ? हरियाणा शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ था, हरियाणा शिक्षा बोर्ड। ठीक है भाई, सर्वप्रथम हरियाणा शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ। पहले ये चंडीगढ़ में हुआ था इसका गठन 1969 में, फिर 1981 में इसको भिवानी ट्रांसफर कर दिया गया था। इसको कहां ट्रांसफर कर दिया गया था? भिवानी ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये सारे के सारे क्या हो गए भाई? ये वन लाइनर अप्रोच में है सारे के सारे प्रश्न, तो मैं ये आपको कवर करवा देता हूं धीरे धीरे। थोड़ा समय जरूर लगेगा मेरे को भाई। चलो भाई, एक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित शहरी संपदा के प्रशासन की देखरेख मुख्यतः किसके द्वारा होती है? तो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है, इसका उत्तर माना गया मुख्य प्रशासक के द्वारा। उसके बाद देखेंगे कुनाल टीला और बनावली टीला हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? तो आप सभी को ज्ञात है कुनाल और बनावली कहां है? फतेहाबाद के अंदर है। कहां है भाई? फतेहाबाद के अंदर है। राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा में किस रियासत का विलय हुआ था? तो लाडवा रियासत का विलय हुआ था। ये सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे क्या है? प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन। पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? तो ये कहां है भाई? ये करनाल के अंदर है। पूर्वी का पूछे तो करनाल, और पश्चिमी का अगर पूछ लिया जाए, ठीक है भाई, अगर क्या पूछ लिया जाए पश्चिमी का, तो पश्चिमी का कहां हो जाएगा भाई? पश्चिमी का हो जाएगा बावल। कहां हो जाएगा भाई? पश्चिमी का हो जाएगा बावल। ठीक है भाई, किस नदी का उद्गम स्थल चंपासर ग्लेशियर है? तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो चंपासर ग्लेशियर है। भारत इजराइल बागवानी हरियाणा में कहां स्थापित की गई है? तो ये घरोंडा में स्थापित की गई है, जो करनाल में पड़ता है। हरियाणा में बने खतरिया नैली का अर्थ है संकीर्ण निचले इलाकों में बाढ़ के मैदान, इनको क्या कहा जाता है भाई? इनको खतरिया नैली, इसका अर्थ है। तो ये सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है भाई। तो ये फटाफट से हमने इसका क्विक रिवीजन ले लिया। अब इससे आगे देखते हैं, एक और ऐसा ही आ जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट वाला भाई, ध्यान से देखिएगा। भारत का एकमात्र और पहला डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? भारत का एकमात्र पहला
डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया भाई सोनीपत के अंदर, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है? तो ये कहां स्थित है भाई? ये करनाल के अंदर स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय जीव अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो ये करनाल के अंदर स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे भाई हरियाणा में मूलतः एक पवित्र धागा जो कोड़ी एक छोटी सी मछली का आवरण एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मंडा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है भाई? उसे मंडा कहा जाता है। हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना कहां स्थित है? तो ये झाड़ली के अंदर स्थित है। कहां स्थित है भाई? ये झाड़ली के अंदर स्थित है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1994 में लागू हुआ था, 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है? तो हरियाणा में सबसे प्राचीनतम हड़प्पा घाटी स्थल है वो बिरडाना है, जो फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? फतेहाबाद में। हरियाणा में मातृमद की प्याओ एक शैली है, तो ये राजपूत चित्र शैली का एक उदाहरण है। मटरूमल की प्याओ हो या फिर मातृमद की प्याओ, ये किस शैली का एक उदाहरण है? ये राजपूत चित्र शैली। छोटे छोटे पॉइंट है यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं। मुगल पुल या फिर मुगल ब्रिज, यहां पे आपको दो चीजें देखनी है भाई। फर्स्ट आप प्रेफरेंस दोगे फरीदाबाद को, अगर फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको क्या मिलेगा? करनाल, क्योंकि दोनों जगह है भाई ये चीजें, ठीक है। मुगल ब्रिज है, मुगल पुल है, वो फरीदाबाद में है। फर्स्ट आप फरीदाबाद को प्रेफरेंस दोगे। अगर फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं है फिर आप किस तरफ जाओगे? करनाल की तरफ जाओगे, क्योंकि करनाल में भी मुगल पुल हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए मुगल पेंटिंग्स कहां से प्राप्त हुई है, या मुगल चित्रकारी कह लो, मुगल पेंटिंग्स, तो ये कहां से प्राप्त हुई है भाई? ये रोहतक से प्राप्त हुई है भाई। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जा सकता है कैथल, कलायत और रोहतक के मंदिरों पर, कैथल, कलायत एवं रोहतक के मंदिरों में किसका प्रभाव देखा जा सकता है? तो भाई मुगल शैली का। किसका प्रभाव देखा जा सकता है? मुगल शैली का। तो ये आपसे पूछा जा सकता है भाई कैथल, कलायत एवं रोहतक के मंदिरों में मुगल जो शैली है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मुगल पुल या ब्रिज कहां है? पहला हमारा ऑप्शन उत्तर हमेशा रहेगा फरीदाबाद। अगर फरीदाबाद नहीं है फिर हम करनाल की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी है। मुगल पेंटिंग्स रोहतक में, कैथल, कलायत एवं रोहतक के मंदिरों में मुगल चित्रशैली या मुगल कला का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। मुगल का जो द्वीप है वो किसको कहा जाता है? वो थानेसर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुगल का द्वीप थानेसर को कहा जाता है, ठीक है भाई। अब यहां से हम कुछ चीजें निकाल के लेके आएंगे। ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है शेख चिल्ली के मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहां है भाई? शेख चिल्ली का मकबरा। तो जो ये शेख चिल्ली का मकबरा है ये कहां है भाई? ये थानेसर के अंदर है। कहां है भाई? ये थानेसर के अंदर। जो ये शेख चिल्ली है ये शाहजहां एवं दारा सिको दोनों का धर्मगुरु था, ठीक है भाई। यहां पर हम दारा सिको ही लिखेंगे क्योंकि इसका मकबरा उसी ने बनवाया। दारा सिको का धर्मगुरु, दारा सिको का धर्मगुरु, ठीक है भाई। और इसी शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। इस शेख चिल्ली के मकबरे का जो निर्माण है वो 1650 में दारा सिको ने करवाया था। किसने करवाया था? 1650 में इसी दारा सिको ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? इसी दारा सिको ने करवाया था 1650 ईस्वी के अंदर भाई, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर भाई। उसके बाद में हरियाणा का इसको ताजमहल कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दारा सिको हरियाणा में किन क्षेत्रों में रहना पसंद करता था? तो जो दारा सिको था भाई, दारा सिको को एक तो पलवल के वनों में रहता था, पलवल के वनों में, और दूसरा ये थानेसर में, पलवल के वनों एवं थानेसर, ठीक है भाई। तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इसको लगाओ पलवल के वनों में था, ठीक है। सबसे ज्यादा लगाओ किससे था? इसको लगाओ था भाई इन्हीं पलवल के वनों में ये रहना पसंद करता था दारा सिको। समझ में आ गया भाई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सारी चीजें क्लियर यहां तक? चलो आगे बढ़ने अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक चीजें क्लियर। अम्बेडकर कानून विश्वविद्यालय है ये कुंडली के अंदर है। कुंडली कहां पड़ता है? कुंडली पड़ता है सोनीपत में। और ये कब बना था भाई? ये बना 2012 के अंदर। उसके अतिरिक्त आपको पता है सिरसा में क्या है? सीडीएलयू चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय जो 2003 में बना। हिसार के अंदर क्या है? एचयू जो 1970 में बना, जीजेयू जो 1995 में बना, और लुआस लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय जो 2010 में बना, ठीक है। दुधौला में क्या है? दुधौला में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय है, ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर हो जाएगा कुंडली सोनीपत। अब इसके अतिरिक्त जितने भी जो विश्वविद्यालय हैं जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं वो सारे मैं आज आपको करवाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा भाई, फटाफट से इसको कवर करते चलेंगे। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर 2009 में बना। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय केयू के कब बना? 11 जनवरी 1956 को कुरुक्षेत्र में स्थित है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में 1976 में बना। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में 1995 में बना। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में 2 अप्रैल 2003 को बना। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में 2006 में बना, सोनीपत में पड़ता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर सोनीपत में 2006 में बना। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी में 2013 में बना। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में 2014 में बना। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में 24 जुलाई 2014 को बना। गुरुग्राम विश्वविद्यालय गुरुग्राम में 7 जुलाई 2018 को बना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए भाई? विश्वविद्यालय 1970 में बना। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक में 2008 में बना। जगदीश चंद्र बसु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पहले इसको यमका कहा जाता था, फरीदाबाद में दिसंबर 2009 में बना। लाला लाजपत राय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार में 2010 में बना। डॉक्टर अम्बेडकर कानून विश्वविद्यालय सोनीपत यानी कुंडली में 2012 में बना। पंडित दादा लक्ष्मीचंद कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, ठीक है भाई, अटरेना सोनीपत में 5 अगस्त 2014 को बना। वर्तमान में एमडीयू रोहतक में इसका कैंपस स्थित है। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय पलवल के दुधौला में 20 सितंबर 2016 को बना। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में अजंतली में 2016 में बना। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में 2017 में बना। और महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल में मुंदरी के अंदर 2018 में बना। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। चलो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं भाई। पहला तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान,
जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, इसकी शुरुआत 1923 में हुई थी। शुरुआत में इसको इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के नाम से जाना जाता था। फिर धीरे धीरे 1947 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। बेंगलुरु में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में इसका जो मुख्यालय है वो करनाल में शिफ्ट कर दिया गया 1955 के अंदर। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया भाई। मुर्रा भैंस अनुसंधान और कौशल विकास केंद्र, ये खंडाखेड़ी में, ये भी राइट है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की जो पत्रिका दैनिक संदेश, ये भी राइट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एबीसी तीनों सही है। एबीसी तीनों सही है। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? लीजिए भाई। चलो भाई, इसका उत्तर मैं बता देता हूं। उत्तर क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, ये है भाई हिसार के अंदर। कब बना? 1963 में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। राई के अंदर क्या है भाई? राई के अंदर है मोतीलाल नेहरू स्कूल भाई, मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल। अब ये खेल स्कूल खेल विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है भाई, ये 1973 में बना था भाई। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। रोहतक में क्या है भाई? रोहतक में है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, जो कब बना? 2009 में बना था। गुरुग्राम में क्या है? गुरुग्राम में है SCERT, ये कब बना? 1979 में। ठीक है भाई, SCERT क्या होता है? स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है भाई, यहाँ पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, SCERT। हो गया भाई सभी का? दूसरा आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूं, हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हुए हैं। जो पहला आकाशवाणी केंद्र है, पहला पप्पू रोकर ही राष्ट्रीय गीत गाने लगा। रोकर ही मतलब पहला रोहतक, दूसरा करनाल, ही से तीसरा हिसार। और आकाशवाणी केंद्र को जब शुरू करते हैं तो राष्ट्रीय गीत से शुरू करते हैं, इसलिए पप्पू रोकर ही राष्ट्रीय गीत गाने लगा। पहले की स्थापना कहां हुई है भाई? पहले की स्थापना हुई रोहतक में, ये सबसे पुराना है। और ये कब हुई भाई? 8 मई 1976 को। कब हुई भाई? ये 8 मई 1976 को। जो दूसरा है, दूसरा कहां खोला गया भाई? तो ये दूसरा खोला गया कुरुक्षेत्र में। और इसकी स्थापना कब हुई भाई? इस कुरुक्षेत्र वाले की स्थापना हुई 24 जून 1991 को। कब हुई? 24 जून 1991। और जो तीसरा खोला गया, ये हिसार में खोला गया। हिसार वाले की कब हुई भाई? 26 जनवरी 1999 को। तो ये 3 ही है। इसके अतिरिक्त हरियाणा में एक दूरदर्शन केंद्र था भाई। ठीक है, हरियाणा में क्या था? एक दूरदर्शन केंद्र था। दूरदर्शन केंद्र जो कहां था भाई? जो हिसार के अंदर था। कब खोला गया था? ये खोला गया था भाई 1 नवंबर 2002 को। अब इसको चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। अब इसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया? चंडीगढ़ स्थानांतरित। ठीक है भाई, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे आंसर हो गए भाई। समझ में आ गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र की जो स्थापना है वो कब हुई? 24 जून 1991 को। तो ये हो गया भाई थर्ड वाला। चीजें क्लियर भाई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंदिर जो है वो नरवाना क्षेत्र में है, और वो किसमें पड़ता है? वो जींद में पड़ता है भाई। वो कहां पड़ता है? जींद में पड़ता है। अब मैं आपको हरियाणा के जितने भी मेन मंदिर हैं जिस जिले के अंदर, वो सारे करवाने वाला हूं। ठीक है भाई, हरियाणा के जितने भी मुख्य मुख्य मंदिर हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं भाई। ठीक है, ये देखो भाई बड़े ध्यान से। सबसे पहले पंचकुला में देखेंगे भाई भीमा देवी मंदिर। तो भीमा देवी मंदिर कहां है? अरे भाई जिले की बात है यार, तुम कहां बातों को लेके जा रहे हो? जब जिला पूछा गया, गांव मैंने पूछा ही नहीं कि कौन से जिले में स्थित है, तो जींद ही आएगा। अब कैपी साहब गांव हो नरवाना क्षेत्र हो, दोनों जींद में ही तो आते हैं। देखो भाई, पंचकुला में कौन कौन से मंदिर हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? भीमा देवी मंदिर भाई। इस मंदिर को उत्तर भारत का खुजराहो मंदिर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खुजराहो मंदिर। भीमा देवी मंदिर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खुजराहो मंदिर। यहां पे मैं लिख देता हूं भाई, उत्तर भारत का खुजराहो मंदिर। उसके अतिरिक्त माता मनसा देवी मंदिर भी कहां है? पंचकुला के अंदर है। अंबाला में देखेंगे हम भाई शारदा देवी मंदिर, मां भवानी अंबिका देवी मंदिर। ये कहां है? ये अंबाला के अंदर है। ठीक है, उसके बाद यमुनानगर में हम देखेंगे भाई चिट्ठा मंदिर यमुनानगर के अंदर है। एक भगवान परशुराम सरोधर्म मंदिर, भगवान परशुराम सरोधर्म मंदिर भी कहां है? ये यमुनानगर के अंदर पड़ता है भाई। कुरुक्षेत्र में हम देखेंगे बिरला मंदिर भाई। क्या है कुरुक्षेत्र के अंदर? है बिरला मंदिर। उसके अतिरिक्त अदिति मंदिर या अदिति तीर्थ, ये भी कुरुक्षेत्र में है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ये भी कहां है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कैथल में हम देखेंगे प्राचीन ईंटों का मंदिर, ये कलायत के अंदर है भाई। प्राचीन ईंटों का मंदिर, ठीक है, कलायत के अंदर। एक कपिल मुनि तीर्थ भी है कलायत में, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। 11 रुद्री शिव मंदिर भी है यहाँ पर, उसको 11 रुद्री तीर्थ में मैंने करवा दिया था। करनाल में देखेंगे सीता माता मंदिर। ये सीता माता मंदिर सीतामाई गांव के अंदर है, करनाल के अंदर। एक छोटी ढाणी टाइप है भाई, वहां सीता माता का मंदिर है। और यहाँ वेदवती तीर्थ भी है। इसके बाद देखेंगे पलवल में है भाई दाऊ जी का मंदिर, बेंचारी गांव के अंदर। पलवल के बेंचारी गांव में क्या है? दाऊ जी का मंदिर। पलवल के बेंचारी गांव में क्या है? दाऊ जी का मंदिर है। भिवानी में और देखेंगे खाकी महाराज मंदिर है, देवसर मंदिर है, देवसर माता का मंदिर, और मुंगीपा मंदिर है। इसके अतिरिक्त जो हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर विष्णु का मंदिर है, वो तोसाम में है। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर। तो हरियाणा का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो तोसाम में है। और वो किसका मंदिर है भाई? वो विष्णु का मंदिर है। और तोसाम किस में पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर। अब उसके बाद आगे दादरी के अंदर कौन सा है? इमलोटा मंदिर। दादरी के अंदर कौन सा भाई? इमलोटा मंदिर जो है वो एक दादरी के अंदर है।
इसके अतिरिक्त सामी दयाल मंदिर भाई, ये आया था ना अब पीजीटी के अंदर, पीजीटी के एग्जाम हुए, इस लेवल के पर्सन आए थे भाई, जो हंसी मजाक में तुमको पढ़ाते थे उनके तोते उड़ गए थे, ठीक है, पढ़ाने वालों के भी और पढ़ने वालों के भी, दोनों के तोते उड़ गए थे। और आई थिंक मेरा और संदीप सिवाच सर का ही एक स्टेटस ऐसा था जिसपे ये कह रहे थे कि भाई हमारे कंटेंट में से आया है, ठीक है, 20 के 20% हमारे कंटेंट में से आए। तो आगे देखिएगा भाई, जज्जर में भीमेश्वरी देवी मंदिर, रुड़मल मंदिर, ठाकुर द्वारा ये कुतानी के अंदर है, तो ये भी जज्जर के अंदर हो गया। गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर और एकलव्य मंदिर, ये एकलव्य मंदिर है, ये खांडसा गांव के अंदर है भाई, कहां है ये, खांडसा गांव के अंदर है। फरीदाबाद में देखेंगे झरना मंदिर भाई, फरीदाबाद में कौन सा है, झरना मंदिर। सोनीपत में कौन सा है, एटलस मंदिर। उसके बाद देखेंगे महेंद्रगढ़ में चामुंडा देवी मंदिर, माधो खास मंदिर, तो ये महेंद्रगढ़ में हो गई। मेवात में देहरा मंदिर और एक रावण मेला या मंदिर है, ये मेवात में। पलवल में इसके अतिरिक्त पंचवटी है भाई, और एक सती का मंदिर है होटल के अंदर, ये ध्यान रख लेना, ये होटल मैंने स्पेशली लिखा हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ फैक्ट जुड़ा हुआ है। सती का मंदिर कहाँ है, ठीक है भाई, तो ये कहाँ है, होटल के अंदर। तो सारे का प्रांतीय पुरातत्व संग्रहालय है, ये जज्जर के अंदर है, और ये कब बना था, 1959 में बना था, और सरस्वती ओमानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये ध्यान रख लेना भाई, सरस्वती ओमानंद जी के द्वारा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको बता देता हूं कुरुक्षेत्र में कौन कौन सी है भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई, एक तो हो गया गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, यहां पे मैं लिख देता हूं हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय, हरियाणा का एकमात्र तो नहीं कह सकते भाई, पहला व्यक्तिगत संग्रहालय। तो हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय कौन सा भाई, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, ये कुरुक्षेत्र में है, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। तो ये कहां पर है, ये कुरुक्षेत्र में है भाई, ये कहां पड़ता है, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। इसके अतिरिक्त आपसे जो एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई महाभारत थीम संग्रहालय, एक इसके अतिरिक्त है यहीं पर पास ही में थानेसर में शेख चिल्ली के मकबरे में थानेसर संग्रहालय, तो वो भी यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण संग्रहालय भी है, वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। अब हम देखेंगे भाई रेवाड़ी, एक है लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय, लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय, तो ये बताओ भाई ये कहां पर है, लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय, ये है सिरसा के अंदर। एक जयंती देवी संग्रहालय, ये कहां है, तो जयंती देवी संग्रहालय है, ये जींद में है भाई, ये कहां है, जींद में। अब रेवाड़ी की बात करते हैं भाई, रेवाड़ी के अंदर है भाई एक तो हेरिटेज लोकोमेटिव संग्रहालय, ठीक है भाई, हेरिटेज लोकोमेटिव संग्रहालय ये कहां पर है, ये रेवाड़ी के अंदर है, और यहाँ पर एक फेरी क्वीन नामक इंजन भी है, ठीक है भाई, यहाँ पर क्या है, फेरी क्वीन नामक इंजन भी, ठीक है। इसके अतिरिक्त रेजंगला के नाम से भी है रेवाड़ी के अंदर, रेजंगला संग्रहालय के नाम से। गुरुग्राम में क्या है भाई, गुरुग्राम में है उरुस्वाती या फिर लोक कला संग्रहालय, तो ये कहां है भाई, ये गुरुग्राम में है। जींद का मैंने आपको बता ही दिया, जींद में क्या है, जयंती देवी वाला। तो ये मुख्यतः जितने भी संग्रहालय थे मेन वो सारे मैंने आपको कवर करवा दिए। सरस्वती ओमानंद जी के द्वारा बनाया गया। हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय गुलजारी नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय है। कौन सा संग्रहालय है भाई, श्री कृष्ण संग्रहालय स्मारक अक्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। साथ के साथ यहां से आपको एक चीज और बता देता हूं, जितने भी स्थान है ये एक्यूरेट दिए गए हैं, तो इनको याद कर लेना अच्छे से। यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो भाई, लाल गुबंद कहां है, सोहना के अंदर। किला जफरगढ़ कहां है, जींद में। जहाज कोठी कहां है, हिसार में। तो ये तीनों के तीनों स्थान क्या है, ये पुरातत्व स्थल ऐसे हैं जो सुरक्षित स्मारक क्षेत्र हैं, जिनको किसी न किसी संस्था या हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा सुरक्षित कर लिया गया है। इनको क्या कर लिया है, सुरक्षित कर लिया गया है। समझ में आ गया भाई, यहां तक चीजें क्लियर भाई। तो ये आ गया राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो अब हम देखेंगे भाई इससे रिलेटेड जितने भी सुरक्षित स्मारक क्षेत्र है सारे हम कवर कर लेते हैं भाई, ऑल टोटली। ठीक है, यहां से एक तो हमारे स्थान कवर हो जाएंगे कि कौन सा स्थान किस जगह पे है, यहां से भी प्रश्न आता है। तो देखिएगा, पहले अंबाला में देखेंगे यूरोपियन कब्रिस्तान, ये एक सुरक्षित क्षेत्र है। तो यूरोपियन कब्रिस्तान आपसे पूछ सकते हैं कहां है, तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं भाई। तो अभी हम ये देख लेंगे कि ये अंबाला के अंदर है। उसके बाद फतेहाबाद में बेड़ाना हड़प्पा प्राचीन किला है भाई, ये तो ये भी सुरक्षित स्मारक क्षेत्र है। कुनाल, ये भी क्या है, सुरक्षित स्मारक क्षेत्र है। भट्टू, और यहाँ एक कर्णकोट का किला, एक बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया था कर्णकोट का किला कहां है, तो कर्णकोट का किला किस जिले में आएगा, फतेहाबाद में। स्थान पूछ ले तो भट्टू। उसके बाद गुरुग्राम में क्या है, देखो फरूखनगर के अंदर क्या है, एक शीश महल है, ये क्या है, सुरक्षित स्मारक क्षेत्र है। सोहना में लाल गुबंद। अब आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछ लिया जाए कि हरियाणा में लाल गुबंद कहां है, तो आपको पता होना चाहिए लाल गुबंद कहां है, सोहना के अंदर है, और ये क्या है, एक सुरक्षित स्मारक क्षेत्र है। ठीक है। कुतुब खां की मस्जिद, तो आपको पता होना चाहिए मस्जिद कहां है, तो ये भी सोहना के अंदर है, ये भी एक सुरक्षित स्मारक क्षेत्र है। उसके बाद चाहर कुतुब दरगाह, आपको पता है चाहर कुतुब दरगाह है, वो हांसी के अंदर है, और ये क्या है, एक सुरक्षित स्मारक क्षेत्र है। जहाज कोठी, ये भी क्या है, एक सुरक्षित स्मारक क्षेत्र है, ये हिसार के अंदर है, यहाँ जॉर्ज थॉमस रहता था। उसके बाद
जो सफीदों का प्राचीन किला है वो भी क्या है, संरक्षित स्मारक क्षेत्र है। एक प्राचीन किला है किरसोली का, ये जींद में पड़ता है, ये भी क्या है, संरक्षित स्मारक क्षेत्र है। उचाना में एक साइट है द्रोणखेड़ा, ये भी क्या है, संरक्षित स्मारक क्षेत्र है। उसके बाद है किला जफरगढ़, ये भी क्या है, एक संरक्षित स्मारक क्षेत्र है। ठीक है भाई। उसके बाद देखेंगे भाई कैथल में देखो पालू, ये प्राचीन किला है, ये भी क्या है, सुरक्षित स्मारक क्षेत्र। शेख तैयब का मकबरा कहां है, कैथल में, सुरक्षित स्मारक क्षेत्र है। ईंटों की बावड़ी कहां है, कैथल में। ठीक है भाई। करनाल में पुराना बादशाही पुल, ठीक है, पुराना बादशाही पुल, ये भी क्या है, ये वाला हो गया करनाल में सुरक्षित स्मारक क्षेत्र। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ठीक है भाई, इसको महात्मा गांधी हॉल के नाम से भी जानते हैं भाई। ठीक है, तो ये करनाल के अंदर है। प्राचीन शिव मंदिर जो पेवा का है, ये भी एक सुरक्षित स्मारक क्षेत्र है। विश्वामित्र का टीला कहां, देखो पेवा के अंदर, सुरक्षित स्मारक क्षेत्र है। प्राचीन बौद्ध स्तूप है थानेसर के अंदर, सुरक्षित स्मारक क्षेत्र है। फिर महेंद्रगढ़ में देखेंगे नारनौल में पीर तुर्कमान का मकबरा, तो नारनौल के अंदर। त्रिपोलिया गेटवे नारनौल के अंदर। सानी जाम का मकबरा नारनौल के अंदर। चोरगुबंद नारनौल के अंदर। शोभा सागर तालाब नारनौल के अंदर। छत्ता राय बालमुकुंद राय, ये भी नारनौल में। मिर्जा अली खान तख्ते बावड़ी, ये भी नारनौल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आपसे पूछ लिया जाए। तो ये सारे के सारे सुरक्षित स्मारक क्षेत्र है भाई। हमें 13 मंदिर है, ठीक है भाई। एक शेख मूसा की दरगाह व झूलती मीनार, ये दोनों नूह के अंदर है, और ये भी क्या, सुरक्षित स्मारक क्षेत्र। पलवल में एक प्राचीन गुबंद, बहुत बार ये प्रश्न आता है कि प्राचीन गुबंद कहां स्थित है, तो प्राचीन गुबंद पलवल के अंदर है भाई। प्राचीन टीला कच्ची खेड़ा, तो ये होटल के अंदर है। सती का तालाब एवं छतरी, ये भी होटल के अंदर है। भीमा देवी मंदिर पिंजौर के अंदर है। नाहन कोठी पंचकुला के अंदर है। ठीक है। प्राचीन टीला सुध, यानी जो सुग का प्राचीन किला है अमदालपुर में, ये यमुनानगर में पड़ता है। ईंटों का चनेटी का स्तूप आपको पता है यमुनानगर में है। लोहारू का किला भिवानी में है, और रानी की छतरी बल्लभगढ़ में है, जो फरीदाबाद में पड़ता है। ये सारे के सारे क्या है भाई, ये ऑल टोटली सारे के सारे सुरक्षित स्मारक क्षेत्र है। तो आप सभी को पता है भाई, हरियाणा उदय जो है, हरियाणा उदय सीएनजी बस है भाई। ठीक है। आम आदमी की खास बस हरियाणा गौरव है, सारथी नामक वोल्वो बस हो गई। तो ये सारे के सारे आपसे पूछ सकते हैं, तो ये बहुत बार पूछा जाता है। एक परिवहन विभाग का बता सकते हैं भाई आपसे, बस डिपो कितने हैं फिलहाल हरियाणा में, 24, सब डिपो 13, बस स्टैंड 105, बस स्टैंड हो गए देखो। ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल 20 हो गए। केंद्रीय कार्यशाला 3, और मुख्यालय चंडीगढ़ में है। सारथी नामक वोल्वो बस है। सीएनजी बस का नाम हरियाणा उदय है। आम आदमी की बस हरियाणा गौरव है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं भाई। ठीक है। और परिवहन के लिए पूर्ण राष्ट्रीयकरण हुआ था 1972 के अंदर भाई। ठीक है। पूर्ण राष्ट्रीयकरण कब हुआ था परिवहन का, 1972 के अंदर। उत्तर क्या रहने वाला है, नेवरी या पत्ती कहां पहने जाने वाला आभूषण है। चलो भाई, ये छोड़ा है बढ़िया भाई, जो गलत उत्तर देने लग रहा है। ठीक है भाई। चलो आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सिर के आभूषण क्या होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं। तो सिर में आपको देखने को मिलता है छाछ, बोरला, फूल, सिंगार पट्टी, टिक्का, ये सब हमें देखने को मिलते हैं भाई। उसके बाद हाथ में कौन कौन से देखने को मिलते हैं भाई। हाथ में एक तो हो गया भाई अंगूठी, ठीक है भाई। एक हो गया भाई एक प्रकार से कड़ा, पोंची, ये भी पूछा गया था। ठीक है। पैर में कौन कौन से होते हैं, पैर में मुख्यतः होते हैं भाई नेवरी, पत्ती, बिछुए, पायल, पजेब, तो इस प्रकार के हमें पांव में देखने को मिलते हैं। गले में क्या हो गया भाई, गले में हो गया तो चैन पहनते हैं मोस्टली, एक मंगलसूत्र भी पहनते हैं, एक हो गया गलसरी, एक हो गया घंटी। तो इस प्रकार के ये सारे हम आभूषण पहनते हैं। ठीक है भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से देखो यहां पे। देखो हाथ के आभूषण, पोंची, कड़ुल्ला, छन कंगन, अंगूठी, पिट्टी, गजरा, आरसी, अतफुल, कड़े, छन, दस्तबंद, पुंज, टाटिया, छन कंगन, गोखरू, ये सारे किसके आभूषण है भाई, ये सारे के सारे हाथ के आभूषण है। पैर के आभूषण देखेंगे, छलकड़े, चुटकी, रमझोल, पायल, पजेब, ताती, गजरिया, झंझर, बांकड़ी, पजेब, पायल, नेवरी, पत्ती, पल्ली, झंझर, गिटिया, बिछुए, डंडका, पगपान, आंवला, तासरी, कड़ी, तो ये सब किसके है भाई, ये सारे के सारे हो गए इसके भाई। ठीक है। एक ये वाला जो फैक्ट है ना भाई, अब ये वाला जो फैक्ट है इसको थोड़ा एक बार छोड़ देना। ये फल है या फूल में थोड़ा डाउटफुल हूं, तो इसको आप मत लिखना। ठीक है। सिर वाले में अब देखिए भाई, देखो ये माथे का बोलना, रखड़ी, श्रृंगार पट्टी, ये फिर ओढ़ने के लिए चुनरी, चुनरी वाली, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए भाई, हम नाक के आभूषण कौन कौन से हैं। देखो ये वाला हिस्सा नाक और नाक के आभूषण है, ये वाले और ये वाले। तो नाक के आभूषण कौन कौन से हमारे पास भाई, कोका, लोंग, पुरली, नथ, नाथ, नथली। तो नाक के आभूषण आपसे पूछा जाए तो नाक वाले कौन कौन से हो गए भाई, नाक वाले हो गए अपने ये भाई, नाक वाले कौन कौन से हो गए अपने, कोका, लोंग, पुरली, नथ, नथली। अब कान की बात आ जाती है, तो देखो कान वाले कौन से भाई, कान वाले ये, ठीक है भाई, कान वाले, कान वाले ध्यान से देख लो भाई। ये देखो भाई, नाक वाले तो हो गए कोका, लोंग, पुरली, नथ, नाथ, नथली। और कान वाले कौन से हो गए भाई, कान के ये बाली, झुमके, चुमकी, गुजनी, तो ये सारे किसके हो गए भाई, ये कान के हो गए। तो मुख्यतः यही सारे के सारे पूछे जाते हैं भाई। ठीक है। और भाई इनसे ज्यादा तो तामे भाई जिसका ब्याह हो रहा है सब मेरा है। ठीक है। क्योंकि जब भी एनिवर्सरी आओगी, एनिवर्सरी आने एक टूम तो करवानी। ठीक है। तो वो तो तुमको कंफर्म पता ही है, एक टूम तो पक्की होगी भाई। इसका उत्तर क्या रहने वाला है, निम्न में से कौन सा नृत्य परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। तो बुजुर्ग की मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है भाई, खेटा नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है भाई, बुजुर्ग की मृत्यु पर। कौन सा नृत्य करते हैं भाई, बुजुर्ग की मृत्यु पर, खेटा नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं, खेटा नृत्य। खोड़िया नृत्य किसके द्वारा होता है, महिलाओं के द्वारा, बारात प्रस्थान पर। बारात प्रस्थान पर जब बारात चढ़ती है तो तामने मेरा खोड़िया नृत्य हो गया। ठीक है। उसके बाद छड़ी नृत्य किसका किया जाता है भाई, ये गुगा नवमी पर किया जाता है। ठीक है, गुगा नवमी पर। उसके बाद गणगौर नृत्य, ये शिव पार्वती से रिलेटेड है भाई, ये प्रश्न पेपर में आया था।
ठीक है, और ये खासकर उन इलाकों में किया जाता है जो लगभग राजस्थान की सीमा से सटे हुए हैं, जैसे सिरसा, हिसार, इन इलाकों में होता है। एक होता है छठी नृत्य। एक क्या होता है? छठी नृत्य। तो छठी नृत्य भाई ये आप सभी को पता है, जब बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद, ठीक है, जन्म के 6 दिन बाद, ठीक है, तो ये होता है छठी नृत्य। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया भाई? क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया भाई? क्लियर। समझ में आ गया भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यान से देखिएगा। हरियाणा के हिसार जिले में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया? तो कब किया गया था? 2010 में। कहां किया गया था? खिदर के अंदर भाई। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा कहां स्थित है? तो हरियाणा में नागफनी बगीचा कहां स्थित है भाई? ये पंचकुला के अंदर स्थित है। कहां स्थित है भाई? ये पंचकुला के अंदर। हरियाणा में 2019 के अंतिम विधानसभा चुनाव कब हुए? मतलब कौन से विधानसभा के चुनाव थे? 14वीं विधानसभा के। दाहिने हाथ का संघ किसकी एक रचना है? सैयद गुलाम हुसैन की एक रचना है। हरियाणवी लोक मान्यताओं के अनुसार गोगापीर के रक्षक समझे जाते हैं। तो गोगापीर सांप के रक्षक समझे जाते हैं। ये प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है। वैसे आपको बता देता हूं, गोगापीर जो है वो गाय के रक्षक भी है भाई, ठीक है। हरियाणा का लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक किया था। तो किसने किया था? बाल मुकुंद गुप्त ने किया था। हरियाणा में हरियाणवी की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? वांगरू बोली सबसे ज्यादा बोली जाती है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों में से एक खालिस्तान वर्ष में बनी। तो ये कब बनी थी भाई? 1898 में बनी थी। ये सारे के सारे विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान है। तो जो बजरंग पूनिया है हाल फिलहाल में काफी सुर्खियों में रही है, ठीक है भाई। तो एशियन गेम्स में ये हार गए, बहुत दुख की बात है, क्योंकि बहुत अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन लगातार चोट से जूझ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हार जीत नसीब की होती है। तो ये बजरंग पूनिया है भाई। इसके बाद हम देखेंगे अगले नंबर पर हरियाणा में पंचकुला आईटी पार्क। पंचकुला में आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये 2008 में स्थापित किया गया था पंचकुला में आईटी पार्क भाई, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति क्या कहलाती है? तो ये सांझी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? ये सांझी कहलाती है। नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था। तो ये कौन था भाई? राय मुकुंदास दास, इसने बनवाया था। कौन सी नदी हरियाणा के चित्तगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है? तो जो ये साहिबी नदी है ये निकलती है भाई। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा की किस रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो फरूख नगर से किया था। कौन सा मेला हरियाणा के झज्जर जिले में पेरी ग्राम में लगता है? तो भीमेश्वरी देवी का जो मेला है वो लगता है भाई यहाँ पर। हो गया भाई सभी का? यहाँ कहां स्थित है? अभी तो मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये कहां स्थित है? ये रेवाड़ी के अंदर स्थित है भाई, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा के कितने जिलों में सोलर पार्क है? तो हरियाणा के 18 जिलों में 20 सोलर पार्क है भाई, ठीक है। हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो अरुणा हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे पंडित जसराज, जिसको सवर सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में इनका जन्म हुआ और इन्होंने एक जसरंगी, एक अलग ही रूप होता है जो गायन शैली का कह सकते हैं, उसको क्या किया था? इन्वेंट, यानी उसको लेकर आए थे भाई, ठीक है। तो ये किस घराने से संबंधित थे? ये मेवाती घराने से भाई। वह सेना जनरल जो हरियाणा से आते हैं 2007 से 2010 के बीच भारतीय सेना के 23वें प्रमुख सेना के रूप में सेवाएं दी। तो वो कौन थे भाई? दीपक कपूर थे भाई, ठीक है। 2021 में कितने वायु पदक है? तो भाई ये एचएसएससी के द्वारा दिया गया उत्तर है, तो इसका 7 उत्तर दे रखा है। कभी नुक हो गया जैसे हमने करवा दिया। 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया था, जिसका मुख्यालय क्या था भाई? जिसका मुख्यालय आगरा था। जिसका मुख्यालय क्या था बेटा? यहाँ पर एक पर्सन मैं लिख देता हूँ भाई, आदि बद्री। पहले तो मैं इसके नाम लिख देता हूँ सारे के सारे, आदि बद्री, ठीक है। यहीं पर क्या है? मंत्रा देवी का मंदिर, ठीक है। यही क्या है? आदि बद्री केदारनाथ मंदिर, ठीक है भाई। तो बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। पहली बात तो भाई ये किस नदी से संबंधित है? सरस्वती। हरियाणा में सरस्वती नदी का उद्गम स्थल किसको मानते हैं भाई? हरियाणा में सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, नदी का उद्गम स्थल, तो हरियाणा में सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है आदि बद्री को। ये आदि बद्री कहां पड़ता है? ये आदि बद्री पड़ता है यमुना नगर के अंदर, बिलासपुर के पास शिवालिक की तलहटी में, काठगढ़ ग्राम में भाई, ठीक है, यमुना नगर। तो ये इसके बारे में हो गया भाई, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बता देता हूं ये कहां है? ये शिवालिक की तलहटी में है भाई। कहां है ये? शिवालिक की तलहटी में। दूसरी बात यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से 9वीं व 10वीं शताब्दी की, 9वीं व 10वीं शताब्दी की गणेश, शिव व पार्वती की मूर्तियां मिली है भाई। यहां से क्या मिली है? गणेश, शिव व पार्वती की मूर्तियां मिली, ठीक है। हरियाणा में इसको सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है, ठीक है। इसी को आदि बद्री नारायण मंदिर के नाम से जानते हैं। इसी को यहीं पर मंत्रा देवी का मंदिर भी है, यहीं पर आदि बद्री केदारनाथ मंदिर भी है। स्थानीय लोग इसको ईंटों वाली या फिर सिंबवाड़ा टीला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिंबवाड़ा टीला, ठीक है भाई। गणित डिटेल कौन पढ़ा? इस पर तो 50 पे 15 पेज पढ़वा लो, ठीक है। तो इतना काफी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा भाई, आदि बद्री नारायण मंदिर, आदि बद्री नारायण मंदिर, आदि बद्री केदारनाथ मंदिर, ठीक है भाई। मंत्रा देवी का मंदिर, टिट्टो वाली के नाम से इसको जाना जाता है, सिंबवाड़ा टीला के नाम से। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियों में है, यमुनानगर जिला हो गया, बिलासपुर के पास हो गया। 9वीं 10वीं शताब्दी की गणेश, शिव पार्वती की मूर्ति मिली है और साथ में यहाँ पर 12वीं शताब्दी का एक बौद्ध स्तूप भी मिला है, ठीक है भाई। 12वीं शताब्दी का क्या मिला है? बौद्ध स्तूप भी मिला है। हो गया भाई सभी का? इसके अतिरिक्त देख लेते हैं भाई इस पानीपत की और क्या क्या नाम है। इस पानीपत को ऐतिहासिक लड़ाइयों का अखाड़ा कहा जाता है, पांडुप्रस्थ के नाम से जानते हैं, पानप्रस्थ, मणिप्रस्थ। इसको पेट्रोकेमिकल हब कहते हैं, इसको बुनकरों का शहर या नगरी भी कहा जाता है, हैंडलूमों का शहर कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, सोडियम प्रमुख कहा जाता है और सिटी ऑफ वीवर्स या वीवर सिटी के नाम से भी हम पानीपत को जानते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है भाई? जितने भाई कितने बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे? दादा लक्ष्मीचंद, दयाचंद मायना, निकचंद सैनी, जसराज। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? दादा लक्ष्मीचंद। आपको पता है दादा लक्ष्मीचंद को सूफी दर्शन की मीरा, ठीक है, कविता का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर, ठीक है, बहुत सारे नाम थे इनके, आप सभी को ज्ञात ही होगा। सोनीपत के जट्टिकला गांव में इनका जन्म हुआ था, तो वो सारी बातें आप सभी को ज्ञात ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दादा लक्ष्मीचंद, ठीक है भाई। इनके बारे में थोड़ी डिटेल है जो मैं आप लोगों को अभी करवा देता हूं। ये देख लो भाई, दादा लक्ष्मीचंद जी के बारे में है। सबसे पहले तो 1923 से लेकर 1944 तक हरियाणवी सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका।
ठीक है। जन्म हुआ इनका जट्टीकला सिरसा जट्टी में, ठीक है। 1903 और 1901 दोनों हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे विद्वानों के द्वारा भी इस बारे में ऑथेंटिक प्रमाण नहीं दिए जा सके। उसके बाद इनके गुरु का नाम मानसिंह था, ठीक है। पंडित तुलाराम पुत्र विष्णुदत्त शर्मा, ठीक है भाई। इनको हरियाणा का तानसेन, सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा, कविता का कालिदास व सांग सम्राट के नाम से जानते हैं। रागनी के वर्तमान स्वरूप के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। गायकी का गंधर्व कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद जी को, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों के सामने भाई, तो ये हो गए इसके क्वेश्चन। एक प्रसिद्ध कवि जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, वह कवि हिसार के रहने वाले थे। उन्होंने विनोबा भावे का संदेश पहुंचाने के लिए गीतों का इस्तेमाल किया। तो वो कौन थे भाई? वो भाई परमानंद थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई परमानंद, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भाई परमानंद इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इनके बारे में मैं बता देता हूं भाई, ध्यान से देख लो आप सभी, ठीक है भाई। ये हरियाणा के राज्य कवि भी रह चुके हैं। सबसे पहले तो बता देता हूं हरियाणा के राज्य कवि रह चुके हैं, ठीक है भाई। इन्होंने 26 जनवरी 1973 से अप्रैल 1973 के दौरान सर्वोदय प्रसार के लिए हरियाणा की दर्शन यात्रा की थी, साइकिल के माध्यम से। किस माध्यम से की थी भाई? साइकिल के माध्यम से हरियाणा दर्शन यात्रा, ठीक है भाई। भूदान आंदोलन में प्रमुख रहे हैं। इनका संबंध हिसार व कुरुक्षेत्र से रहा है। इनका संबंध किससे रहा है? हिसार। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, फटाफट से बताइएगा भाई, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर क्या रहने वाला है। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे। चलो भाई, इसका उत्तर बता देता हूं आप सभी को। मैं कुछ महत्वपूर्ण वर्षों के बारे में आज आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। बालिका शिशु वर्ष, बालिका शिशु वर्ष। तो जो बालिका शिशु वर्ष के रूप में मनाया जाता है 2006 को। उद्योग एवं रोजगार वर्ष, उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाते हैं 2013 को, ठीक है भाई। सुशासन संकल्प वर्ष, सुशासन संकल्प वर्ष इसके रूप में मनाते हैं 2020 को। सुशासन परिणाम वर्ष, सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाते हैं 2021 को। सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष ये मनाया जाता है 2022 को। और 2023 को मनाया जाता है अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में 2023 को। तो ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण वर्ष है वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। हरियाणा में बालिका शिशु वर्ष 2006, उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2013, सुशासन संकल्प वर्ष 2020, सुशासन परिणाम वर्ष 2021, सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष 2022 और अंत्योदय आरोग्य वर्ष 2023। ये लगभग जितने भी महत्वपूर्ण ईयर थे वो सारे हमारे कवर हो गए हैं भाई, ठीक है। आगे बढ़े भाई, बदल कर दिया गया है एंटी करप्शन ब्यूरो। क्या कर दिया गया भाई? एंटी करप्शन ब्यूरो। हाल फिलहाल ही में आपको पता ही होगा, बहुत सारे विभागों के को जोड़कर नया विभाग बना दिया गया, कुछ के नाम चेंज कर दिए गए। तो उसी में से एक ये भी है, तो ये हो जाएगा एंटी करप्शन ब्यूरो, ठीक है भाई। ये कुछ विभाग है जो बदले गए हैं, ठीक है भाई। उनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं ताकि तो कुछ विभाग थे भाई, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इनको बदलकर नया विभाग बनाया गया है, ठीक है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है यहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के समझ भाई, फटाफट से जवाब देना आप लोगों को। हरियाणा सरकार द्वारा वन क्षेत्र 7% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो देखिएगा भाई, सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं हरियाणा वन विकास। तो देखिएगा भाई, सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं हरियाणा वन विकास निगम, हरियाणा वन विकास निगम। इसका जो गठन हुआ वो कब हुआ था भाई? वो हुआ था 1989 के अंदर भाई, ठीक है। कब हुआ था? हरियाणा वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? 1989 के अंदर हुआ था। उसके बाद में आपको पता है हरियाणा वन नीति, हरियाणा वन नीति। तो जो हरियाणा वन नीति थी वो कब आई थी? 2006 में आई थी। वन नीति एवं श्रम नीति दोनों 2006 के अंदर आई थी। तो इसमें क्या किया गया भाई? 7% से बढ़ाकर, 7% से बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा है? तो 20% करने का लक्ष्य रखा है। कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है भाई? 20% करने का लक्ष्य रखा है। अब इसके अतिरिक्त जब वनों की बात आ जाती है तो आपको पता है हरियाणा में लगभग 3.63% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, ठीक है भाई। तो हरियाणा में आपसे पूछा जा सकता है कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। और वो 2 वन कौन कौन से हैं भाई? उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय है, शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। तो ये आपसे पूछ सकते हैं हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। तो दूसरा कौन सा हो गया भाई? उष्णकटिबंधीय पाइन वन। तो हरियाणा में ये 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय पाइन वन। लेकिन ज्यादातर जो वन है हरियाणा में कौन से पाए जाते हैं? ज्यादातर जो हरियाणा में वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ये वाले भाई, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये ज्यादा हिस्से में पाए जाते हैं। लेकिन चैंपियन एवं सेट के अनुसार, चैंपियन एवं सेट, चैंपियन एवं सेट, तो चैंपियन एवं सेट 1968 के अनुसार हरियाणा में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। और वो तीसरा प्रकार कौन सा जुड़ जाएगा भाई? इन 2 वनों में एक और जुड़ जाएगा, कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन जुड़ जाएगा भाई, ठीक है भाई। जो थर्ड आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा भाई? वो थर्ड आ जाएगा चैंपियन वाइज के अनुसार कंटीले वन। अब एचएसएससी यहां भी ऐसी गलती करती है। एचएसएससी ने चैंपियन एवं सेट के अनुसार हरियाणा में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एचएसएससी के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के पाए जाते हैं? एचएसएससी के अकॉर्डिंग 5 प्रकार के भाई। एचएसएससी क्या मानती है? एचएसएससी मानती है कि चैंपियन एवं सेट के अनुसार हरियाणा में 5 प्रकार के पाए जाते हैं। लेकिन हरियाणा की ऑफिशियल वन विभाग की वेबसाइट पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भाई चैंपियन एवं सेट 1968 के अनुसार हरियाणा में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। 2 प्रकार के तो ये हो गए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पाइन वन, और तीसरा हो गया कंटीले वन। फिर ये आगे कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन भाई क्या कर सका, दोनों चीजें मैंने आपको करवा दी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है हरियाणा, तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ये 2 फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। तो
क्लीनिंग ऑफ हरियाणा ये 1989-90 में स्टार्ट हुई थी भाई, ठीक है, और ये वृक्षारोपण से है। ये फैक्ट पूछते हैं, बहुत बार पेपर में आता है। एक आता है हरियाणा सामुदायिकी वानिकी परियोजना। तो जो ये हरियाणा सामुदायिकी वानिकी योजना है, ये 1998-99 में आई थी भाई, और ये हरियाणा में यूरोपियन आयोग के सहयोग से लागू की गई थी। यूरोपियन आयोग, ये प्रश्न आया हुआ था सीईटी के अंदर, ठीक है, इसके सहयोग से स्टार्ट की गई थी भाई हरियाणा के अंदर। समझ में आ गया भाई यहां तक? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो दोनों को दिनों में। ग्रीनिंग नए से निंग नए से 90 यानी 89-90 में शुरू करी थी। और सामुदायिकी वानिकी योजना, वानिकी नानिकी, नानिकी नौनो, नानिकी नौनो, नानिकी नौनो यानी कि 99 में ये करवाया है, ठीक है। जिसमें हरियाणा से रिलेटेड फैक्ट कुछ आंकड़े चेंज हुए हैं जो जानना जरूरी है। अब आपसे पूछा जा सकता है भाई, सबसे पहले तो हरियाणा में 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कुल कितने वन है? तो कितने एरिया पे वन है भाई? 1603.48 वर्ग किलोमीटर एरिया पर। परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो 3.63%। झाड़ियां अगर पूछ लिया जाए तो कितने एरिया पर है? 158.93 वर्ग किलोमीटर एरिया पर, और परसेंटेज पूछ लिया जाए झाड़ियों का तो 0.36 भाई, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब अगर पूछ लिया जाए अति सघन वन तो उसका एरिया दे रखा है, उसका परसेंटेज दे रखा है। साधारण या मध्यम वन उसका एरिया दे रखा है और परसेंटेज दे रखा है। खुले वन उसका एरिया दे रखा है और परसेंटेज दे रखा है। ये है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भाई। जितने वन पाए जाते हैं वो सारे देख लीजिएगा ध्यान से भाई, ठीक है। हरियाणा में सबसे अधिक वन वाला जिला प्रतिशत के हिसाब से पंचकुला है, ठीक है भाई। ये सारे के सारे मैंने कवर करवा दिए हैं साथ ही साथ, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, ठीक है भाई। सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से क्या हो गया? फतेहाबाद में हो गए भाई। उसके बाद हो गया सभी का स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर के अनुसार सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं, तो वो देख लीजिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं भाई, कहां पर? पंचकुला के अंदर। और सबसे कम वन कहां पर पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन यहां पर पाए जाते हैं हरियाणा में पलवल में। सबसे कम वन कहां होंगे भाई? अति सघन वन सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? तो अति सघन वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आपको पंचकुला और यमुनानगर, दो जगह पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा कहां है? यमुनानगर में है। मध्यम सघन वन हो गया भाई सभी का। सबसे ज्यादा खुले वन पंचकुला में, सबसे कम खुले वन पलवल के अंदर। तो ये वाला हो गया भाई। अब बात आ जाती है झाड़ियों की भाई, तो झाड़ियों में देख लेते हैं क्या रहने वाला है। सबसे अधिक झाड़ियों वाले जिले, ठीक है भाई, सबसे अधिक झाड़ियों वाले जिले देख लीजिए यहाँ पर। तो झाड़ियों वाले जिले कौन से हैं? ये वाला हो गया। सबसे अधिक झाड़ियां महेंद्रगढ़, सबसे कम भाई एक सेकंड रुकिएगा, कोई घर से अर्जेंट मैसेज, फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा भाई। रुक्मिणी विवाह के रचनाकार है राजकुमार निजात, अभिमन्यु, अनंत, विद्याधर शास्त्री, ताऊ संगी। तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है? तो आप सभी को मैं बता देता हूं इसका उत्तर क्या रहेगा भाई, ठीक है। रुक्मिणी विवाह के जो रचनाकार है वो ताऊ संगी है, ठीक है। विद्याधर शास्त्री ने कौन सी रचना लिखी थी? विवाह पद्धति। कौन सी थी इनकी भाई? इनकी थी विवाह पद्धति। इसके अतिरिक्त राजकुमार निजात ने साए अपनी अपनी, अभिमन्यु अनंत ने लिखी थी लाल पसीना। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ताऊ संगी इसका क्या हो जाएगा? विद्याधर शास्त्री। अब शास्त्री है तो विवाह पत्ती ही लिखेगा। और लाल पसीना अभिमन्यु अनंत ने लिखी, अनंत पसीना राजकुमार निजात ने लिखी, साए अपने अपने। ये वैशाली सुंदरी ने लिखी है, धन सिंह ने काट के पुतले। इंदिरा सोपन ने वैशाली सुंदरी लिखी है, धन सिंह ने काट के पुतले। जगदीप भट्ट ने आलय खंड लिखा है। मोहम्मद अफजल ने विकट कहानी। सुशील राजेश ने रोटी तंत्र। सुदर्शन रत्नाकर ने दोस्त किसका था? चंद्रनारायण कौशिक ने माटी के मोल, ठीक है भाई। सुखचैन सिंह भंडारी ने फिर वही रात। जगबीर राठी ने माटी का चूल्हा। प्रीति सिंह ने फ्लर्टिंग विद फैट। मुकेश गंभीर ने गूंजते एहसास। अनीता जी ने नया रंग। मदन गोपाल शास्त्री ने गुदड़ी के लाल। अल्हड़ बीकानेरी ने अब तो आंसू पहुंच। कुलदीप सिंह ने कुरुक्षेत्र 2 कारगिल। रामफल चहल ने साझा सीर। अनुराधा बेनीवाल ने आजादी का ब्रांड। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी भाई, इसको एक बार जापान से, ठीक है। धर्मचंद विद्यालंकार ने सूरजमल सूर्य का था। तुषार रहेजा ने एनीथिंग फॉर यू मैम। अनंत शर्मा ने मुट्ठी में बंदरमान। डॉक्टर सुधा जैन ने गुलाबों का शहर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने अरुणिया मधुमेह देश हमारा। तो ये सारे के सारे आप लोगों के सामने है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ से पंडित विद्यानिधि ने भगत फूल सिंह चरित्रम लिखी थी जो इंपॉर्टेंट है। ओम प्रकाश आदित्य ने इधर भी गधे उधर भी गधे, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे हो जाएंगे भाई हमारे ये, ठीक है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा सब कुछ भाई।